जय हिंद। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सीट। किसका? तो इंग्लिश का मॉडल सेट पर हम लोग बात करने वाले हैं। यह जो मॉडल सेट है आपका जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि अगर अभी तक आपने हमारे सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो चले जाइए आप प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में 2024 मॉडल सेट के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया है। उसमें सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन डाल दिया गया है। अभी तक हम आपको हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साइंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम आपको दे रहे हैं इंग्लिश का, और इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका बचा है सिर्फ सब्जेक्टिव, तो बस ये सब्जेक्टिव भी अब आपके सामने हाजिर है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने से कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये आप लोग भलीभांति समझ गए होंगे। इसलिए इसमें हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं आज के बेहतरीन क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब लोग क्लास की ओर इन करते हैं तो यहाँ आप लोगों को 31 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब इनमें से आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। पैसेज है, द केमल इज द वर्ल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। इट हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू सप्लाई many of their needs. When the fertile areas of the desert camel pull plugs turn wheels to irrigate the fields. They also carry goods off to market in the itself. They are still almost the only mean of transport. The supply food, milk and clothing in the form of wool and leather. This useful animal is well attempted to live in pahads and drylands. The avian has one hump. The Bactrian camel has two. The hump is in fatty store of fat. It is used as a source of energy when food and water are scarce. When it does drink, the camel can take up to 100 liters of water in 10 minutes. The camel has broad soft feet, 4 feet for a steady grip in the stand. A thick skin protects it from the sharp daytimes, sun and very cold nights. The camel eye have 3, is able to help keep out a stand. Its ear, nose are also adapted to keep out a storms. Camels stand about 2 meters high at the shoulder and wide 500 टू 800 किलोज। इस पर आने मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किसके बारे में दिया गया है? मरुस्थल में जो केमल होते हैं, जो ऊंट होते हैं, उन्हीं ऊंट के बारे में यहाँ बताया गया है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। वे बालू में आसानी पर रह सकते हैं। उसका एक हम माने कुबड़ा होता है। उस कुबड़े में अपना भोजन को जमा करके रखता है। वह 10 मिनट में लगभग 100 लीटर पानी को पी सकता है। वह उसके जो नाक होते हैं, आँख होते हैं, वह कैसे होते हैं? बालू से बचाने योग्य होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के पैसेज दिया गया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं और इसके जवाब को देने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में जब आपको पैसेज मिलेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, अपने दिमाग से कुछ लिखना नहीं है। आप लोग पहले पैसेज को पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसके समझने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन को समझने के बाद पुनः पैसेज में चले जाइएगा और पैसेज को ढूंढ के वहां से प्रश्नों को लिखना है। तो फर्स्ट प्रश्न है कि हाउ इज द केमल यूज्ड बाय द पीपुल ऑफ अफ्रीका। हाउ इज द केमल यूज्ड बाय द पीपुल ऑफ अफ्रीका, मतलब
अफ्रीका के लोग ऊंट का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? तो वे लोग ऊंट का प्रयोग सामान को ट्रांसपोर्टिंग एक जगह दूसरी जगह जाने में करते हैं, सामान को ले आने में करते हैं। इतना ही नहीं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं और इसके चमड़े से कपड़ा भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका जवाब लिखना है। तो इसका जवाब लिखेंगे द केमल इज यूज्ड एज फॉर transporting goods and people as well as for providing milk. They supply food, milks and clothing in the form of wool and leather. अब पूछेगी गुरुजी ये आप कहाँ से लिखे हैं? तो देख लीजिए पैसेज में कहाँ से लिखे हैं। सो अब देखिए आपके पैसेज में ये लाइन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टिंग के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। बस इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया है, हमने इसको थोड़ा सेटिंग कर दिया है। आप अगर सेटिंग कर पाते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, व्हाट डज ए केमल हम्प हैव? जो केमल का जो हम्प होता है उसमें क्या होता है? तो हम बताए थे कि उनमें उनका वजन रखा हुआ होता है। तो जवाब लिख देना है द हम्प इज इन फैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट, इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर या स्केयर। मतलब वो अपना भोजन और पानी को वह जमा करके रखता है, जब उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वह वहाँ से क्या कर लेती है, इसका यूज करता है। ठीक है, अब देखिए कि गुरुजी आप इसका जवाब कहाँ से लिखे थे, हमें भी बता दीजिए ना, हम भी सीखना चाहते हैं। तो हाँ, आपको बता रहे हैं। देखिए पैसेज को पढ़िए, आप पहले खोजिए कि यहाँ हम्प कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए हम्प यहाँ लिखा हुआ है द हम्प इज इन फैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट, इट यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्केयर। तो हम सेकंड 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहीं से लिखे थे, आप देख लिए हैं। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है कि नेम एनी टू वर्क डन बाय द केमल। दो ऐसे काम लिखिए जो घोड़ा के द्वारा किया जाता है। तो हम बताए थे कि वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सामानों को ले जाते थे, ले आते थे, मतलब ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। और सेकेंड क्लॉथिंग विच फॉर योर लोड एंड वेदर, ठीक लेदर। ठीक है, आप लिख लेंगे। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइट एंड वेट ऑफ केमल, यानी ऊंट की ऊंचाई और वजन क्या होता है? तो देखिए आपका पैसेज में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? तो सबसे नीचे लाइन में, केमल स्टैंड अबाउट 2 मीटर्स हाई एट द शोल्डर एंड वेट 500 to 800 किलोज। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब लिखना है। सॉरी, अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिए। तो इसका जवाब लिखेंगे कि द हाइट ऑफ केमल इज 2 मीटर एट द शोल्डर एंड वाइट इज 500 to 800 किलोज। लिख लेंगे ना। आपका 35 नंबर क्वेश्चन से दिस कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको इस फिल इन द बैलेंस करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द यूजफुल एनिमल इज व्हेल। आपको पैसेज आगे पढ़ना है, पैसेज में आपको मिलेगा दिस यूजफुल एनिमल इज व्हेल, आगे कोई सेंटेंस मिलेगा। तो जहां आपको ये सेंटेंस यहाँ व्हेल तक मिल गया, उसके आगे जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, कहाँ तक, पूरा स्टॉप तक, उसे वहां से उठाकर बैठा देना है। तो जब पैसेज पढ़िएगा तो आपको मिलेगा एडपेटेड टू लाइफ इन हार्स एंड ड्राई हैंड्स। तो बस इसी को आपको आंसर में लिख देना है। आपका बी नंबर है द केमल्स आइज हैव, जो घोड़े की जो ऊंट के जो आंखें होता है वह किस तरह का होता है? तो जवाब देना है कि 3 आईलेट्स टू हेल्प कीप आउट अ स्टेन, और इसका आँख ऐसे होता है कि उसके आंखें में बालू उलू कुछ धूल नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका 26 नंबर क्वेश्चन से है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी वाक्य बनाना है तो खुद से भी वाक्य बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, तो डोमेस्टिक से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो लिख देंगे केमल इज ये डोमेस्टिक एनिमल, द काउ इज ये डोमेस्टिक एनिमल। आपको जो अच्छा लगे लिख दीजिएगा। अब बच्चा थोड़ी ही है जो आप वाक्य बनाने नहीं जानते होंगे, बिल्कुल आपको वाक्य बनाना आता होगा। अगला ट्रांसपोर्ट, तो केमल इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, आपका हो जाएगा ना। आगे है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, राइट द एनी वन ऑफ गिवन वर्ड्स, ए लॉट ऑफ, और इसका दूसरा वर्ड क्या होगा?
तो मच और सफिशिएंट। फेयरफुल का क्या होगा, तो इफेक्टिव, यूजफुल। 38 नंबर क्वेश्चन है, राइट द एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड्स। मॉडर्न, मॉडर्न का क्या हो जाएगा, तो एंशियंट या पास्ट। और हार्डली का क्या होगा, वेरी या फ्रीक्वेंटली। कोई दिक्कत आपको? चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो आगे बढ़ने पर मिलता है राइटिंग। और राइटिंग में दिया है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब आपका यहाँ आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और यहाँ आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, तो एक लेटर लिखने के लिए दिया गया है। चलिए तो हम लोग लेटर को देखते हैं, लिख के कैसे लिखना है समझते हैं। और यहाँ से आपको 5 नंबर का 2 प्रश्न लिखना है, टोटल 10 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले लिखना है आंसर में दाहिने, अपने कॉपी के दाहिने साइड के ऊपर में लिखिएगा अपने जहाँ से पत्र को लिख रहे हैं जगह का नाम। जैसे हम गिरिडीह से हैं तो लिख दिया गिरिडीह। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब एग्जाम में लिखिएगा ना तो यहाँ पे लिखिएगा एग्जाम हॉल। क्या लिख दीजिएगा, एग्जाम हॉल लिखिएगा। फिर इस लाइन, जैसे आपका ही कॉपी का लाइन है, 2 लाइन है, तो ऊपर लाइन ग्रेड लिखे, अब नीचे लाइन में आना है और लिखना है माय डियर संजय। यानी मेरा भाई का नाम संजय है तो हम संजय लिखे। आपका भाई का जो नाम है अपने भाई का नाम लिखिएगा, या तो माय डियर XYZ, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो फिर नीचे लाइन उतरना है और कोमा के बाद से लिखना है आई रिसीव वो लेटर फ्रॉम अवर क्लास टीचर। मतलब मुझे आपका पत्र मिला, किसके द्वारा, तो आपके क्लास टीचर के द्वारा। इन विच सी हैड कंप्लेन अबाउट यू, जिसमें आपके बारे में कंप्लेन आया है, आपके बारे में शिकायतें आया है। क्या शिकायत है आगे देखते हैं, लिखेंगे। फिर आई एम ग्रेटली फैनेड टू फाइंड, मैं यह पढ़कर बिल्कुल चिंतित हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। दैट यू हैव फाइल इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट एंड दैट यू मूव्ड इनटू ए बेड कंपनी, कि आप सारे सब्जेक्ट में आप क्या हो गए हैं, थोड़ा कमजोर हो गए हैं, मार्क्स कम आते हैं। और आपका जो संग आप जो है वह गलत संगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद इट अपियर्स दैट यू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। और यहाँ तक कि अपनी पूरी पढ़ाई, अपनी शौक, पूरी इंटरेस्ट, पूरी रुचि पढ़ाई से हटा दी है। डियर ब्रदर, प्रिय भाई, रिमेंबर बेड कंपनी विल स्पॉइल और लाइफ, आपकी बुरी संगति आपके जिंदगी को दिमक की तरह खा सकता है। एज वेल द पीस ऑफ द फैमिली, इससे आप जानते हैं कि अपने परिवार की क्या है, खुशी है। यू आर वेल अवायर दैट वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, और हम लोग किससे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एंड आवर फादर हैज़ हाई होप्स फॉर यू, और आपके पिता का एक बड़ी उम्मीद है आपके अंदर है। फिर पैराग्राफ आपको चेंज करना है और लिखना आई देयरफॉर एडवाइस, मैं तुमको सलाह देता हूँ, यू डू माइंड और वेज, तुम अपने दिमाग को सही रास्ते पर चलो, अच्छी तरह से सोचो। लीव बेड कंपनी, और बुरे संगति को छोड़ो। एंड फोकस ऑन स्टडीज, और आप पूरी अपने ध्यान किस पर केंद्रित करो, अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करो। ओनली देन यू विल अचीव सक्सेस, और अपनी सिर्फ सफलता को प्राप्त करने में लगो। फिर नीचे लाइन आना है, और डियर ब्रदर XYZ, ठीक है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ अ स्कूल फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस। तो मैं इसका वीडियो में किसी नेक्स्ट में बना देंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन लिखना था। चलिए आगे चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन से 41 नंबर क्वेश्चन से कि राइट ए पैराग्राफ ऑन स्पोर्ट्स डे और हेल्थ इज वेल्थ। तो लिखते हैं हम लोग स्पोर्ट्स डे पे पर लिखते हैं, लिखेंगे आवर स्कूल स्पोर्ट डे वाज हेल्ड ऑन December 2023, मतलब हमारा स्कूल में खेल समारोह आयोजित हुआ कब, दिसंबर में। आवर हेड मास्टर gave a short speech to encourage the participant, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने एक जोशीली भाषण दिया और सभी प्रतिभागियों की हौसला बढ़ाई। There were many events like running, high jump, long jump, cycling, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जेवलिन थ्रो। मतलब मेरे स्कूल में यहाँ कई प्रकार के प्रोग्राम हुआ, कई प्रकार के खेले का आयोजन हुआ, जैसे दौड़ का, हाई जंप का, ऊंची छलांग का, लंबी छलांग का, साइकिल रेस, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, जैसे कई खेलों का आयोजन किया गया। आई टूक पार्ट इन द लॉन्ग जंप, हमने इनमें से लॉन्ग जंप में भाग लिया। एंड साइकिलिंग रेस, और साइकिल रेस में भी जंप लिया। आई वन द
परपुत बोथ इवेंट्स। मिस्टर लाडलो पांडे वाज द चीफ गेस्ट, और हमारे स्कूल का जो जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वह लाडो पांडे थे। वी इंजॉयड आवर स्पोर्ट डे, हम लोग खेल समारोह का क्या लिया, आनंद लिया। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। गुड हेल्थ इज आवर रियल गुड हेल्थ ब्रिंग हैप्पीनेस टू आवर लाइफ। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी जिंदगी में खुशी आएगी। मनी कैन अर्न एवरीथिंग, आप पैसे हर समय कमा सकते हैं, बट लेकिन नॉट ए पीसफुल माइंड, लेकिन एक शांति दिमाग आप नहीं कमा सकते। डेली एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, सुबह प्रत्येक दिन का व्यायाम आपके शरीर के लिए आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वी शुड नॉट ईट जंक फूड टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो हम लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड मतलब चाउमीन हो गया, ठीक है, यानी होटल के सामान, समोसे वमोसे हो गया, रिसॉल हो गया, फुनेल हो गया और पाए हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं खानी चाहिए। वी शुड ए बैलेंस डाइट टू बी हेल्थी, हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार करना चाहिए। ओनली ए हेल्थ पर्सन कैन लाइव लॉन्गर एंड हैप्पियर लाइफ, अगर आपको ज़िंदगी में खुशी पाना है तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना होगा। वी शुड टेक गुड केयर और हेल्थ, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इफ़ यू हेल्थ इज बेड, नो मैटर हाउ मच मनी हाउ हैव, इट विल हैव नो वैल्यू, अगर आपके पास आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके लिए पैसे मायने नहीं रखता है। इस प्रकार आप इस पासपोर्ट पर लिख लीजिएगा ना, आप अच्छी तरह इसको लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन से फिल इन द बैलेंस विद सुटेबल मॉडल गिवन बिलो, मतलब मॉडल भरना है, मॉडल्स। वी डैश पे आवर टैक्स, तो क्या हो जाएगा, मस्ट, क्या आ जाएगा इसमें मेरे प्यारे बच्चों, मस्ट। सेकंड, आई डैश लिफ्ट द बॉक्स, तो आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब कैन इसका सही आंसर होगा। सी, आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज ए बॉय, तो आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज बॉय, यानी इस पे क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। आपका 43 नंबर क्वेश्चन से ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए या आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा दूंगा। आने आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लगभग 3 नंबर, 2 नंबर एमसीक्यू में और 1 नंबर आपको यहाँ से पूछने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया है, रिमूव टू, सी इज टू टायर्ड टू प्ले, यानी यहाँ से टू को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, TOO को रिमूव करना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सी इज टू के बदले ला देंगे सो, टू के बदले कर देंगे सो, सी इज सो टायर्ड डेट सी कैनॉट प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है ये मैन कैनॉट लाइव फॉर एवर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक में बनाना है। तो कैन इधर ले आएंगे, कैन ये मैन लाइव फॉर एवर। सी नंबर है कालिदास वाज नॉट ए ग्रेट पोइट, और इसको एसरेटिव बनाना है तो लिखेंगे कालिदास इज मॉडरेट पोइट, ठीक है। इस प्रकार जब आगे चलते हैं तो लिटरेचर से आता है, लिटरेचर से आपका 22 मार्क्स का है, 22 मार्क्स का है, ठीक है। और दिया है रीड द एक्सटेंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, मतलब आपके बुक से आपको एक पोइम दे दिया गया है, उस पोइम को पढ़ना है और उस पोइम से 3 प्रश्न का जवाब देना है। कितने नंबर का, 3 नंबर्स का, 3 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले हम लोग पोइम को पढ़ लेते हैं। पोइम में व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इट बी टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and they merrily over the there it is in the water, मतलब मेरे प्यारे बच्चों जब बच्चा का बॉल खो जाता है वह क्या करता है, इसको पढ़ के समझ लिए होंगे। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं ना तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि यह किस चैप्टर का है या किस चैप्टर का पोइम है। तो इसका क्वेश्चन नंबर दिया है ये में कि फ्रॉम विच पोइम दिस एक्टेड एज बिन टेकन, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो वर्ड्स है, ये जो सेंटेंस है,
किस चैप्टर से लिया गया है? आपका जवाब होना चाहिए कि द बॉल पोइम। बी नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिट दिस लाइन्स, इस पोइम को किसने लिखा है? तो जॉन विलियमन। सी है, व्हाट वाज द बॉय लॉस्ट, बच्चे ने क्या खो दिया? तो बच्चे ने बॉल खो दिया। क्या खो दिया? बॉल खो दिया। अगला आंसर यानी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80, मतलब आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। कितने नंबर का? 9 नंबर का है। कितने नंबर का है? 9 नंबर का है। क्वेश्चन आपका 48 है, 45 नंबर है। और एक क्वेश्चन आपको हम पहले जब हमका बीबीआई इंग्लिश का बीबीआई 12 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें ये सारे क्वेश्चन दे चुके थे। बिल्कुल आप जाकर मिला लीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, वाई वाज द अंग सिंगल अफ्राइड टू फ्लाई, जो अंग सिंगल था वह उड़ान भरने से क्यों डरता था? उसके अंदर साहस नहीं था, उसे लगता था कि हमारे जो पंख हैं, वो जो हमारे विंग्स हैं, वह हमारा साथ नहीं देगा, हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो जवाब लिखेंगे, द अंग सिंगल वॉज अफ्राइड टू फ्लाई बिकॉज ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई एल्थ्रोट। He tried to flay his wings. He was afraid that he would not be able to fly. The vast Menatu frightened him. His 2 brothers and sister had already flown away the day before. ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज क्रॉग, वेयर इज क्रॉग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ क्रॉग। जवाब लिखेंगे, कहते हैं क्रॉग कहाँ है और वहाँ का मुख्य फसल क्या है? तो जवाब लिखना है, क्रॉग और कोडाइगो इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर, मतलब कोडाइग जो है वो मैसूर में स्थित है, एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोरे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, वह डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का एक छोटा सा भाग है। इट इज़ अडाका, जो अडाका में है। इट इज़ ए पीस ऑफ हेवन फेलन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। इट हैज़ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइस एंड कॉफी प्लांटेशंस। फिर पैराग्राफ को चेंज करेंगे और लिखेंगे, कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ क्रॉग, और क्रॉग का जो मुख्य फसल है वह क्या है? तो कॉफ़ी है। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, मतलब आप फायर और आइस से क्या समझते हैं? फायर और आइस से क्या समझते हैं? फायर स्टैंड फॉर ग्रेट एडवाइस, avarice, lust, confidence and fury. Ice stand for crustally, intolerance, rigidity, insensitive, coldness, indifference and irritated. ठीक है, आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज अम्बेल डिफरेंट फ्रॉम वदर सेक्रेट एजेंट। जो ऑजेबल था वह दूसरे सेक्रेट एजेंट से अलग किस प्रकार था? तो वह क्या था? एक छोटे से कमरे में रहता था, ऊंची मकान में रहता था, गंदे जगह पर रहता था, वही अंतर था ना। तो जवाब लिखेंगे, ऑजेबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम वदर सेक्रेट एजेंट बिकॉज he lived in a small room in the musty corridor of a glory French hotel which was on the 6th and top floor. लिख लोगे ना? चलिए, आपका नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, who was Horace Denby and what kind of a person was he? Horace Denby कौन था और किस प्रकार का व्यक्ति था? जवाब लिखना है, Horace Denby was a 50-year old man, unmarried man, मतलब वह 50 साल का था, उनकी शादी नहीं हुआ था, बूढ़ा व्यक्ति था। Who used to collect rare and expensive books by robbing once in a year, वो एक साल में एक बार पैसे चोरी करता था, क्या करने के लिए? किताबें खरीदने के लिए, मतलब वह किताब पढ़ने का शौकीन था। नेक्स्ट है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, मतलब 120 से 150 शब्दों में इसमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना है और दोनों प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है। और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ये क्वेश्चन का जवाब पहले बता दिए थे पहले पीडीएफ में, अब जाकर मिला सकते हैं। प्रश्न की राइट ए क्रेटा स्केच ऑफ मटिल्डा, तो लिखेंगे मटिल्डा, नीचे आएंगे मटिल्डा इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी मटिल्डा जो थी बहुत सुंदर लड़की थी। सी इज फ्रॉम फ्रांस, जो फ्रांस से थी। सी इज
प्राउड ऑफ और 150, उसे अपनी सुंदरता पर गर्व थी। सी वांट टू सर्वाइव ए लग्जरी लाइफ, वह सुविधापूर्ण जिंदगी जीना चाह रही थी। सी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वह गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। बट हर विशेष आर वेरी हाई, लेकिन उनका जो सोच था, वह उसका सपना था, वह बहुत ऊंचा था। सी इज मैरिड टू मिस्टर लॉयजल, उसकी शादी लॉयजल के साथ होता है। हु इज ए क्लर्क, लेकिन बेचारे की जो पति मिस्टर लॉयजल हुए थे, वह क्लर्क थे। कहाँ थे? इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली सी इज नॉट सर्टिफाइड टू मैरी, वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। इज हिम बिकॉज हिज इनकम इज वेरी लॉ, क्योंकि उनके पति का जो इनकम था वह बहुत ही छोटी थी। वंस टाइम दे इन्वाइटेड इन ए ग्रांड पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, एक बार उनके मिनिस्टर्स के आवास से उसे पार्टी यानी पार्टी के लिए एक निमंत्रण पत्र आता है। मिस्टर लॉयजल इज वेरी हैप्पी, मिस्टर लॉयजल बहुत खुश थे। बट मटिल्डा इज अनहैप्पी, लेकिन मटिल्डा दुखी थी। बिकॉज, क्योंकि सी हैज नो एनी प्रॉपर ब्यूटीफुल ड्रेस एंड एनी ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास कोई अच्छे कपड़े और जेवलर नहीं थे। ठीक है, इसीलिए वह दुखी थी। और इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, मटिल्डा पर कुछ शब्दों में टिप्पणी कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, मतलब हरी सिंह क्या सोचकर अनिल के पास रिटर्न आ गया। वह सोचा कि हम उनके पैसे चोरी कर भागे हैं, उसको दुख नहीं होगा, इसको दुख होगा उसका कि उन्होंने हम पर विश्वास किया, हम उसके साथ विश्वासघात कर गए। ठीक है, यह बात सोचकर वह पुनः उसके पास लौट गया था। जवाब कैसे लिखेंगे? तो लिखना है मेरे शेर, हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज, वह हरी सिंह अनिल के पास जाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ही फेल दैट व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थीफ, जब अनिल को पता चलेगा कि इनके घर में चोरी हुआ है, ही वुड फील सैड, वह उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए वह चिंता नहीं करेगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वह विश्वास के टूटने का क्या करेगा, दुख जताएगा। यह सोचकर वह पुनः अनिल के पास चला जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पहले बता दिया है और आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। क्वेश्चन है पेपर हैज मोर पैशन देन पीपल एक्सप्लेन। जवाब लिखेंगे पेपर हैज मोर पैशन देन पीपल बिकॉज इट लाइटनेस टू हर मोर पैटेंटी एंड साइलेंटली इट डज नॉट रिएक्ट लाइक वदर पीपुल। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने आपके इंग्लिश मॉडल पेपर का 52 क्वेश्चन 31 से लेकर के 52 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोगों ने कर लिया बिल्कुल इजी वे में। अगर आप अभी तक सारे सब्जेक्ट को नहीं देखे हैं तो चले जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपका बना हुआ है जैक बोर्ड 2024 मॉडल सेट के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। और उसमें आपके सब्जेक्ट, चाहे आपके हिंदी का सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, चाहे आपके इंग्लिश का सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, चाहे साइंस का सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, चाहे मैथ का सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, या तो फिर आपके सोशल साइंस का सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, सारी पीडीएफ का सोल्यूशन आपको दे चुके हैं। साथ ही साथ एक और प्ले लिस्ट है क्लास 10th के नाम से, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट कोर्सेज दिए गए हैं। तो आप चले जाइए और अपनी एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक लाइक और अपने गुरुजी के मेहनत के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको एग्ज़ाम से पहले कौन कौन सा प्रश्न आएगा पूरी 100% के साथ मैं बता दिया करूंगा, क्योंकि हमारे पास इतनी अनुभव है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम आपको जो भी क्वेश्चन गैस किए थे वही आपके मॉडल पेपर में छपा है। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 7780037995 पर कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ और अपनी एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए।